नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरणिक भाग को जानेंगे। हिंदी के अंतर्गत लिंग को पहचानना, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। माना जाता है हिंदी में सबसे कठिन होता है लिंग को पहचानना, किसी भी शब्द का लिंग निर्णय कर पाना कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये अत्यंत कठिन है और गलतियां जो हैं वो बहुत ही उच्च स्तर की पढ़ाई करने वाले लोग भी करते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम बतलाऊंगा, इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि मेरा दावा है कि अगर आपने इन नियमों को अगर ग्रहण कर लिया, अगर उसको आपने अपने जहन में बैठा लिया, तो आपसे लिंग निर्णय में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, लिंग को पहचानना, यानी लिंग को पहचानने के नियम कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला नियम, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, क्या कहता है कि तद्भव रूप अकारांत हो या आकारांत। तो सबसे पहले तो ये समझिए अकारांत का अर्थ क्या होता है। अकार से अंत होने वाला, यानी हर शब्द जो है, आप देखिए अगर वर्णमाला में जितने भी व्यंजन हैं तो वो व्यंजन जब आप लिखते हैं तो उसमें अ की मात्रा मिली हुई होती है, उसमें अ की मात्रा मिली हुई होती है। जब क अगर आप लिखते हैं तो क में अ मिला हुआ है, तो अ का अ से अंत हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर आ से भी अंत होता है, जैसे भाषा में श में आ की मात्रा है, आ से अंत हो रहा है, तो इसको कहते हैं आकारांत। अकारांत और आकारांत, ठीक है। तो ये हो गया आपका अकारांत और आकारांत। अब दूसरी जो बात आती है, इसमें जो है प्रयोग हो रहा है शब्द तद्भव और तत्सम, ठीक है। तो इसको भी समझ लेना जरूरी है। तद्भव कहते हैं वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और वो रूप परिवर्तित कर करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन आते गया और वो आज वर्तमान में जिस रूप में है उसको हम कहते हैं तद्भव शब्द। यानी तद्भव शब्द क्या है, संस्कृत के ही शब्द हैं लेकिन वो अपना रूप बदल चुके हैं, वो समय के साथ साथ उनमें कई परिवर्तन आ गया है। जैसे एक शब्द है अग्नि, संस्कृत का शब्द है अग्नि, लेकिन अग्नि जो है वो रूप बदलते हुए प्राकृत पाली में अग्नि से जो है आग, आज हिंदी में हम जिसको आग लिखते हैं, आग बोलते हैं, वो आग अग्नि से बना है। तो आग क्या हुआ, तद्भव हुआ। और तत्सम क्या होगा, संस्कृत भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द हम कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपने तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानना अगर आपने सीख लिया तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पहचानने में लिंग को किसी भी भाषा के, क्योंकि हिंदी में जो है तत्सम शब्दों की बहुत बहुलता है और तत्सम से बने तद्भव शब्दों की भी प्रचुरता है। वास्तव में हिंदी में तद्भव शब्द जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन वो तत्सम से ही बने हैं, ठीक है। तो तत्सम तद्भव दोनों का प्रयोग होता है हिंदी में। तो पहला नियम क्या कह रहा है कि यदि तद्भव जो है अकारांत हो या आकारांत, यानी तद्भव शब्द का, यानी संस्कृत के शब्द से बना हुआ जो शब्द है, विकसित हुआ शब्द, वो अ से अंत हो अथवा आ से अंत हो, जिससे भी अंत हो, लेकिन अगर उसका तद्भव तत्सम रूप, यानी जिससे वो बना है, वो तत्सम रूप अगर अकारांत है, अ से अंत होने वाला है, तो वह शब्द क्या होगा, आपका पुल्लिंग होगा। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए आम, ठीक है, ये आम है, तद्भव रूप है, आज हम लोग प्रयोग करते हैं आम, लेकिन ये आम बना है किससे, आम्र से, ठीक है, आम्र से। तो ये आम्र भी क्या है, ये अकारांत है, अ से अंत हो रहा है, म उसके नीचे र, पदे इनकी मात्रा र है, र में अ मिला हुआ है, यानी अ से अंत हो रहा है। तो अ से अंत हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, ये आम्र तो पुल्लिंग है ही, आम भी पुल्लिंग है, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आप लिख लिए हाथ, ठीक है, हाथ जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, लेकिन ये बना है किससे, संस्कृत के तत्सम रूप हस्त से, ये हस्त से बना है।
तो हाथ जो है औकारांत है और हस्त भी औकारांत है, औ से अंत हो रहा है इसका, यानी ये भी पुल्लिंग है। ठीक है, इसी तरह अगर हम आ की मात्रा को ले ले तो हम सामान्यतः जो है कोई शब्द ले लेते हैं कंधा, मान लीजिए पॉपुलर शब्द है कंधा, इसका प्रयोग हम लोग प्राय करते ही हैं। तो कंधा जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, लेकिन ये बना किससे है? ये बना है संस्कृत के तत्सम शब्द स्कंध से, ये स्कंध से बना है। अब देखिए ये यहाँ तद्भव रूप जो है आम का, हाथ का, ये तद्भव रूप अकारांत है, अ से अंत हो रहा है, लेकिन यहाँ जो है कंधा जो है ये आ से अंत हो रहा है, लेकिन इसका तत्सम रूप क्या है? स्कंध, ये अ से अंत हो रहा है। तो अगर तत्सम रूप किसी भी शब्द का, तद्भव शब्द का तत्सम रूप यदि अ से अंत हो रहा है तो वो पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कंधा पुल्लिंग है, स्कंध तो पुल्लिंग है ही, कंधा भी पुल्लिंग है, अ से अंत हो रहा है। ठीक है, इसी तरह और भी एक ले लीजिए, सरल शब्द है कुआं। ठीक है, कुआं, कुआं हम प्रयोग करते हैं, कुएं से पानी भरते हैं, तो कुआं जो है वो तद्भव शब्द है, लेकिन ये बना है किससे? संस्कृत के कूप से बना है, ये बना है संस्कृत के कूप से। अब कूप क्या है? ये अकारांत है, कुआं आकारांत है, आ से अंत हो रहा है, लेकिन ये जो है कूप अ से अंत हो रहा है, अर्थात इसका तत्सम रूप अ से अंत हो रहा है, अकारांत है, इसलिए कुआं भी पुल्लिंग होगा। तो पहला नियम क्या कह रहा है? ये तो हमने लिखा कि तद्भव चाहे अकारांत हो या आकारांत, यदि उसका तत्सम अकारांत है तो वह पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो ये नियम है। इसको जो है हम और भी छोटा कर सकते हैं, सरल रूप में समझ सकते हैं कि तद्भव चाहे अ हो या आ हो, तत्सम अगर उसका आ है तो वो शब्द पुल्लिंग होगा। आइए अब दूसरे नियम की ओर चलते हैं। दूसरा नियम कहता है कि यदि अकारांत हो तद्भव, तद्भव जो है वो अगर अकारांत हो किंतु उसका तत्सम रूप जो है आकारांत हो, तो यहाँ देखिए आकारांत, तत्सम जो है आकारांत है और तद्भव जो है अकारांत है, तो तद्भव अकार से अंत हो रहा है। तद्भव शब्द यानी ये देखिए ये सब तद्भव शब्द है, फिर से मैं कह रहा हूँ ध्यान रहे। तद्भव यानी संस्कृत से बने हुए शब्द, संस्कृत के मूल शब्द से बने हुए शब्द कालांतर में। तो तद्भव अकारांत है किंतु उसका तत्सम यानी जिससे वो बना है, जिस शब्द से, वो यदि आपका आकारांत है तो वो शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे देख लीजिए हिंदी में प्रयोग होता है सांझ। ठीक है, सांझ यानी इवनिंग, लेकिन ये सांझ शब्द जो है वो बना है किस शब्द से? ये बना है संध्या से। ठीक है, तो संध्या से बना है सांझ। तो यहां देख रहे हैं हम कि सांझ जो है ये तद्भव रूप अकारांत है, लेकिन इसका तत्सम रूप जो है वो आकारांत है, आ से अंत हो रहा है, अर्थात संध्या स्त्रीलिंग है, सांझ भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा शब्द अगर हम ले लेते हैं तो भीख, भीख देते हैं ना, भीख मांगते हैं लोग, तो भीख जो है, भीख शब्द तद्भव रूप है और ये बना है आपका भिक्षा से, भिक्षा, तो भिक्षा से बना है भीख। तत्सम रूप जो है भिक्षा है, ये तत्सम रूप आ से अंत हो रहा है, तद्भव अ से अंत हो रहा है, लेकिन उसका तत्सम रूप आ से अंत हो रहा है, इसका मतलब भीख भी क्या है? स्त्रीलिंग है। भिक्षा तो है ही, भीख भी स्त्रीलिंग है। इसी तरह से एक और उदाहरण हम देख लेते हैं आपके लिए, जीभ, जिससे हम बोल रहे हैं अभी, जीभ जो है, जीभ जो है ये बना है संस्कृत के तत्सम रूप से जिह्वा। ठीक है, तो जिह्वा से बना है ये, तो जीभ जो है अकारांत है, तद्भव रूप, किंतु ये बना है जिह्वा से जो आकारांत है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जीभ स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, तो ये नियम जो है बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। अ से अंत होने वाले तद्भव रूप जिसका तत्सम रूप जो है आ से अंत हो रहा है, वो सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, आसानी से समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा नियम क्या कहता है? कैसे पहचानेंगे लिंग को? ठीक है, हमने ये पहला नियम देखा पुल्लिंग को पहचानने का।
एक पहला नियम है जिसमें ये बड़ा नियम है, इसके अंतर्गत और भी कुछ कुछ नियम चले आते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं उसको और तोड़ तोड़ कर बतलाऊंगा। दूसरा नियम जो है वो कहता है स्त्रीलिंग को पहचानने का, अकारांत तद्भव रूप यदि उसका तत्सम आकारांत हो तो वो स्त्रीलिंग होगा। तीसरा रूप जो है, तीसरा नियम कहता है कि किसी संज्ञा का तत्सम और तद्भव दोनों यदि अकारांत हो, दोनों अकारांत हो, तत्सम तद्भव दोनों अकारांत हो तो वो क्या है, पुल्लिंग होगा। अब देखिए, ये गौर से इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये पहले नियम से ही मिलता जुलता है। पहला नियम क्या देखा हमने, अकारांत तद्भव अकारांत, तत्सम अकारांत, ठीक है। यहाँ अकारांत और आकारांत दोनों है, लेकिन अकारांत है तद्भव और तत्सम भी अकारांत है तो क्या है, पुल्लिंग होगा। तो ये इसी नियम के अंतर्गत ये आ जाता है, लेकिन आसानी के लिए ये एक और नियम हमने इसको बनाया ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो किसी भी संज्ञा का, किसी भी नाउन का जो है तत्सम और तद्भव दोनों रूप यदि अकारांत है, अ से अंत होता है तो वो पुल्लिंग होगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। जैसे देख लीजिए, ओठ, ओठ, लिप्स, तो ये जो ओठ शब्द है ये तद्भव रूप है और ये बना है संस्कृत के ओष्ठ से, ये संस्कृत के ओष्ठ से बना है। तो ये भी जो है ठ है और ये ठ दोनों अकारांत है, यानी दोनों अ से अंत हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, ये ओठ जो है वो पुल्लिंग है। इसी तरह से जो है एक शब्द है मोर, मोर, पिकॉक, ठीक है। तो ये बना है किससे, संस्कृत के शब्द मयूर से। तो देखिए, मोर और मयूर दोनों अकारांत है, यानी ये पुल्लिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से और भी कई सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे वो हमने ऊपर देखा आम, ये आम मौ से अंत हो रहा है, हाथ है ये भी अ से अंत हो रहा है, ये भी अ से अंत हो रहा है, अकारांत है, तो इसलिए क्या हुआ, ये पुल्लिंग शब्द हुए। तो ये तीसरा नियम जो है वो पहले नियम के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। अब आइए हम चौथे नियम की ओर चलते हैं। चौथा नियम कह रहा है कि चाहे तत्सम हो या तद्भव, ऊकार, हर्षु, दीर्घु दोनों से अंत होने वाली संज्ञाएं जो है वो पुल्लिंग होती हैं, ठीक है। चाहे वो हर्षु से अंत हो या दीर्घु से अंत हो, वो तत्सम रूप हो या तद्भव रूप हो, संस्कृत के शब्द हो या हिंदी के तद्भव शब्द हो, तो वो संज्ञाएं क्या होंगी, पुल्लिंग होंगी। ऊ से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होगी। देखिए उदाहरण के रूप में, जैसे जंतु, ये होगी जंतु, तो जंतु क्या है, ऊ से अंत हो रहा है, हर्ष ऊ से, छोटी ऊ, ठीक है, इससे अंत हो रहा है। इसी तरह से है बंधु, बंधु जो है ये भी ऊ से अंत हो रहा है। डाकू, ये दीर्घु से अंत हो रहा है। तो इसी तरह से और भी हैं बहुत सारे शब्द, आंसू वगैरह, तो ये सब ऊ से अंत होने वाले शब्द जो हैं वो आपके पुल्लिंग हो गए। ये जहन में रख लेना है, बस कोई दिक्कत नहीं है पहचानने में, ठीक है। तो हमने 4 नियम देखे। 5वां नियम क्या कह रहा है कि जिस अ या आकारांत संज्ञा का, जिस संज्ञा का अंत अ से हो अथवा आ से हो, संज्ञाएं जो अ या आ से अंत हो रही हैं उसका जब हम बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल जब बनाते हैं, उसको बहुवचन बनाते हैं, तो वो अगर विकारहीन हो, विकारहीन यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई भी चेंजेस नहीं आता, नो चेंजेस अपीयर्ड, तो क्या होगा, वह पुल्लिंग होगा। जैसे देख लीजिए भवन, ठीक है, एक शब्द है भवन, भवन, तो भवन का अगर आप करते हैं बहुवचन, तो भवन का बहुवचन क्या होगा, भवन का बहुवचन भवन ही होगा। उसके आगे हम बहुवचन वाले दूसरे शब्द जोड़ लेंगे, 4 भवन, अनेक भवन, भवने नहीं हो सकता, भवन भवने नहीं हो सकता, जैसे भवन, ठीक है। तो भवन क्या है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, ठीक है। तो भवन का बहुवचन बनाने पर, यानी बहुवचन वाक्य में बहुवचन के तौर पर अगर हम प्रयोग करें भवन का, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई चेंज ना आए तो वो शब्द क्या है,
पुल्लिंग है। ठीक है, इसी तरह से और भी है। तो हम देखते हैं, एक है वचन। वचन, वचन का बहुवचन वचन ही होगा, वचने नहीं हो सकता। ठीक है, तो भवन, वचन, ये सब क्या हैं, ये प्लूरल बनने पर, बहुवचन बनाने पर भी अपरिवर्तनीय रहते हैं, विकारहीन रहते हैं, इसलिए ये क्या है, ये पुल्लिंग है। लेकिन अ या आ से अंत होने वाली संज्ञा का अगर बहुवचन बनाए और उसमें विकार आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तो क्या होगा, वो स्त्रीलिंग होगा। तो जैसे भवन से मिलता जुलता एक इसका ही पर्यायवाची ले लेते हैं, इमारत। ठीक है, इमारत। तो इमारत का हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, इमारतें होगा ना। तो इसका मतलब इमारत क्या है, ये स्त्रीलिंग है। भवन पुल्लिंग है, इमारत, इमारतें ये स्त्रीलिंग है। इमारत जो है वो स्त्रीलिंग है। इसी तरह से हमने देखा वचन यानी कहना, बात। तो वचन के बदले में हम एक दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, बातें। ठीक है, बात। तो बात का बहुवचन बातें हो जाएगा, नहीं। तो ये क्या हुआ है, रूप बदल रहा है, तो बात क्या है, वो स्त्रीलिंग है। तो बहुत ही सिंपल नियम है। अ या आ से अंत होने वाली संज्ञाएं यदि बहुवचन बनाते समय रूप बदलती हैं तो स्त्रीलिंग, और नहीं बदलती तो पुल्लिंग। ठीक है, क्लियर। अब आइए इसके अंतर्गत एक हम एक्सेप्शनल केस को देखते हैं, और कहा जाए तो उसको हम जो है एक अलग नियम के रूप में भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको छठा नियम कह देते हैं, तो यहां हमने देखा कि अ या आ से अंत होने वाली संज्ञा का बहुवचन बनाते हैं तो कोई रूप नहीं बदलता, तो वो क्या होता है, वो हो जाता है पुल्लिंग। लेकिन रूप बदलने वाला भी है भाई, यानी जब अ या आकारांत, ठीक है, अ या आकार से अंत होने वाला आकारांत संज्ञा तो अकारांत छोड़ दीजिए, यहां आ ही लीजिए, अकारांत नहीं होगा। अकारांत बार बार अ करते करते लिख ले रहा हूं। तो आकारांत संज्ञा का बहुवचन जो है, यदि ए लगाकर बने तो वह शब्द पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो आ से अंत होने वाली जो संज्ञाएं हैं, अगर उसका हम बहुवचन ए लगाकर करते हैं तो वो क्या होगा, वो भी पुल्लिंग होगा। यहां देख रहे थे हम विकारहीन, लेकिन विकार वाले भी पुल्लिंग होंगे। कौन से, तो जो आ से अंत हो रही है संज्ञाएं और उसका बहुवचन ए से हम कर रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं ए लगाकर। जैसे देख लीजिए एक ताला, ठीक है, ताला आ से अंत हो रहा है, इसका प्लूरल हम बनाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा ताले, नहीं, ताला ताले हो जाएगा, बहुवचन बन गया, तो ये क्या हो गया, आपका पुल्लिंग हो गया, ताला पुल्लिंग हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो है और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आते हैं। माला नहीं, माला नहीं होगा, माला में परिवर्तन नहीं आ रहा है, माला मालाएं नहीं, वो दूसरे रूप में बदलेगा, तो माला जो है स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो ये है छठा नियम। इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे मान लीजिए आकारांत भाववाचक संज्ञाएं, यानी आ से अंत होने वाली जो है भाववाचक संज्ञाएं। सातवां नियम जो है आकारांत भाववाचक संज्ञाएं। स्त्रीलिंग होंगी। तो आकारांत भाववाचक यानी ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जिसका अंत आ से हो रहा है। ठीक है, जैसे आशा, दया, करुणा, तो ये सब क्या है, आ से अंत होने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं, इसलिए ये सब क्या होंगी,
स्त्रीलिंग होंगी। ठीक है, तो स्त्रीलिंग के यहाँ पर हमने 3 रूप देखे हैं। पहला रूप जो है यहाँ कह रहा है कि यदि अ कार से अंत होने वाला तत्सम शुभ शब्द का जो तद्भव तत्सम नहीं, तद्भव शब्द का अ से अंत होने वाले तद्भव शब्द का तत्सम रूप आ से अंत हो रहा है तो वो स्त्रीलिंग होगा। एक यहाँ देखा। दूसरा हमने यहाँ देखा कि यदि अ या आ से अंत होने वाली जो संज्ञाएं हैं उसका बहुवचन बनाने पर उसमें रूप परिवर्तन होता है तो वो स्त्रीलिंग होंगी। और तीसरा हम देख रहे हैं कि आकारांत भाववाचक संज्ञाएं जो हैं ये स्त्रीलिंग होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे छोटे छोटे नियम हैं जो इन्हीं नियमों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञाएं, 7वां नियम यदि हम कहें, 7वां नियम तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो कैसे है? द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है? सोना, हीरा, तांबा, मोती, चांदी। ठीक है, ये तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, यानी मेटेरियलिस्टिक नाउन जो है, मेटेरियल नाउन, तो उसको हम कहेंगे वो सारे जो होंगे वो पुल्लिंग होंगे। इसके अलावा जो है आपका द्वंद्व समास, 8वां नंबर अगर रूल है वो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व समास का जो शब्द है, द्वंद्व समास के शब्द वे भी पुल्लिंग होंगे। द्वंद्व समास पुल्लिंग होगा। तो द्वंद्व समास यानी कृष्ण राधा, लिखे ना इस तरह, जैसे मान लीजिए कृष्ण राधा या राधा कृष्ण, हमने उल्टा लिख दिया राधा कृष्ण, तो ये दोनों का युग्म जो है ये क्या होगा? पुल्लिंग होगा। उसी तरह से सीता राम, तो सीता हाइफन राम ये द्वंद्व समास का रूप है। द्वंद्व समास इस तरह से होता है, तो वो क्या होगा? दोनों का युग्म जो है वो पुल्लिंग होगा। इसमें भले ही एक जो है शब्द वो स्त्रीलिंग हो, लेकिन दोनों का युग्म, क्योंकि वो द्वंद्व समास है, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, तो ये दोनों एक साथ यूज होने पर ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, तो ये हुआ 8वां। इसके अलावा जो है एक और नियम भी है, बहुत ही दिलचस्प है उस नियम का। वो द्वंद्व समास हो गया, आकारांत वाली संज्ञाएं होंगी, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। एक और नियम जो है वो थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, शायद है क्रियार्थक संज्ञाएं। एक और रूप जो है वो होगा आपका क्रियार्थक संज्ञा। 9 नंबर जो है हम यहाँ लिखते हैं, 9 नंबर रूल जो है क्रियार्थक संज्ञाएं। तो क्रियार्थक संज्ञा क्या है? ऐसी संज्ञाएं जो क्रिया से बनी हो, क्रियाओं से बनती हैं जो संज्ञाएं, जो नाउन, उनको क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। तो क्रियार्थक संज्ञा में क्या आएगा? तो धातु में ना लगाने से वे बनती हैं और उसका प्रयोग जो है वो संज्ञा की तरह होता है। ऐसी क्रियाएं जिनका प्रयोग संज्ञा की तरह होता है, जैसे चलना, उठना, आना, जाना, लेना, देना, हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, ठीक है, दौड़ना। तो जैसे मान लीजिए दौड़ना ही हुआ, तो दौड़ना जो है उसका प्रयोग हम संज्ञा के रूप में करेंगे तो होगा दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दौड़ना का प्रयोग हमने संज्ञा के रूप में किया, पहले किया, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है दौड़ना। तो यहाँ दौड़ना जो है वो क्या है आपका? वो आएगा क्रियार्थक संज्ञा के रूप में। तो क्रियार्थक संज्ञा भी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो क्रियार्थक संज्ञाएं क्या होंगी? ये भी आपकी पुल्लिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका टोटल लिंग। लिंग को पहचानना कि कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, ये हमने जो है कुल 9 नियमों की चर्चा की है। ये 9 नियम जो हैं वो आपके पूरे लिंग को वो कवर करते हैं। अगर इन 9 नियमों को आपने अच्छे से देख लिया, जान लिया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लिंग पहचानने में हिंदी में। इसमें से मूल जो नियम है वो नियम जो है वो आपके ये 6 नियम हैं।
इन्हीं 6 नियमों से किसी न किसी रूप में जो है जुड़े होते हैं, चीज़ें जुड़ी होती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।